घर की तलाशी लो फौरन। रमेश देखो ना, आई को क्या हो गया? आई शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ आई आई उठो। कुछ सीरियस नहीं है, माइनर कंकशन हुआ है। आई, तेरे साथ क्या हुआ है? क्या किया बाबा ने? क्या बोला? क्या बोला तूने? मैंने बस इतना बोला, इतना बोला। कितना कितना बोला? मैंने बस इतना बोला कि आपने 3 लोगों को मारकर घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? ये तूने क्या कर दिया? 4 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। शीला जी, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो लोग कौन थे जिन्हें आपके पति ने मार डाला। इनका दोस्त श्रीनाथ मापसेकर। माधव जी, मैं कुमुद बोलते, कुमुद मापसेकर। हाँ कुमुद जी, नमस्कार। मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि ये मुझे छोड़कर जा सकते हैं। धीरज रखिए कुमुद जी, श्रीनाथ आपके पति ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। श्रीनाथ की बेटी सुनीता मापसेकर और इनका एक कामगार गणेश, जिससे सुनीता ने शादी की थी। गुरुदेव, ये सोफे की डिलीवरी अब तक क्यों नहीं हुई है? गणेश भाई, सोफा कल पहुंच जाएगा। लेकिन बात तो आज की हुई थी। वो गणेश भाई रह गया, मतलब दिमाग से निकल गया था। दिमाग से निकल गया? अगली बार तू नौकरी से निकल जाएगा हमेशा के लिए, समझा? चल हाँ, चला जल्दी जल्दी। ये 2008 की बात है ना? जी। और इतने साल ये जुर्म छुपाया गया। जुर्म छुपाना भी एक जुर्म है शीला जी। चला, खोदाला चालू करा। माने, एक काम करो, इन कंगालों को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सोफा फैक्ट्री पर रेड करो। माधव घोरपड़े और उसके साथीदार गुरुदेव के नाम रेड अलर्ट इशू करो। 4 साल से दफन इन 3 लोगों के कंकाल माधव घोरपड़े के घर के पिछवाड़े से बरामद किए गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस फाइल्स में इन तीनों की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी। और सबसे बड़ा राज अब भी खुलना बाकी था कि माधव घोरपड़े ने इन तीनों की हत्या क्यों की थी। मेरे पति श्रीनाथ का एक औरत के साथ अफेयर था। जब मुझे पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो गायब हो गए। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर चले गए। कुमुद जी, आपके पति 4 साल से गायब है, आपकी बेटी सुनीता 4 साल से गायब है, और आपका दामाद गणेश भी 4 साल से गायब है। आपको कभी भी किसी पे कोई शक नहीं हुआ? कभी भी आप पुलिस के पास नहीं गई, कोई कंप्लेंट नहीं की? मेरे पति के मर्जी के खिलाफ सुनीता ने गणेश के साथ शादी की थी। मिसेस कुमुद मापसेकर, हमें आपसे कहते हुए खेद हो रहा है कि आपके पति, आपकी बेटी और आपका दामाद अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उनके साथ? कत्ल। कत्ल? किसने? माधव घोरपड़े ने। लेकिन माधव जी तो मेरे पति के दोस्त थे और गणेश भी उनके यहाँ काम करता था। हम भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, हमें 3 कंकाल मिले जो श्रीनाथ, सुनीता और गणेश के हो सकते हैं। ये कहाँ से मिले आपको? माधव घोरपड़े के घर के पिछवाड़े से। साहब, माधव सेठ 2 दिन से दिखाई नहीं दिए हैं और गुरुदेव भाई भी 2 दिन से काम पे नहीं आए हैं। ये गुरुदेव रहता कहाँ?
जूही चंद्रा में चंडिका मंदिर के पीछे रहता है साहब। यहाँ इस सोफा वर्कशॉप पे नजर रखना। जी सर। चलो। गुरुदेव कहाँ है? वो तो 2 दिन से घर पे नहीं आए सर। वही पूछ रहा हूँ, कहाँ छुप कर बैठा है वो? मुझे क्या पता साहब, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं बताया और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मर्डर केस में वांटेड है वो। अगर कांटेक्ट करे तो उसको बोल देना सरेंडर कर दे, नहीं तो देखते गोली मार देंगे। चलो। सर, माधव और गुरुदेव दोनों के सेलफोन ऑफ है सर। अब उसकी बेटी ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया है। माधव को अंडरग्राउंड जाना ही जाना था। उसका जन्म 4 साल बाद सामने आया है। देखते हैं कब तक चुप कर बैठता है। सर, साफ समझ में आ रहा है कि 2 मेल थे और एक फीमेल थी। बोन डेंसिटी से तो ये लग रहा है कि एक मेल अधेड़ उम्र का था और दूसरे मेल फीमेल यंग थे। लेकिन ये पता लगाना आसान नहीं है कि ये तीनों वही लोग हैं। ये तीनों 4 साल से लापता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इनका कत्ल हुआ हो। माधव घोरपड़े की पत्नी शीला ही इन तीनों मर्डर्स के बारे में जानती थी। बस वही एक गवाह है। लेकिन सर, हम अभी तक ये नहीं जानते कि माधव ने इन तीनों का कत्ल कर क्यों डाला। एक उसका जिगरी दोस्त था, दूसरा उसका मुलाजिम और लड़की मुलाजिम की बीवी और दोस्त की बेटी थी। 4 साल पुराना हत्याकांड। पीड़ित और मुजरिम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित। एक तरफ पुलिस आरोपी तक पहुंचने में अपनी सारी ताकत लगा रही थी और दूसरी तरफ इस संगीन जुर्म के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश भी कर रही थी। तुझे तो पता है ना, तेरे बाबा से कुछ भी बात करना बेकार है। इतने जिद्दी, इतना गुस्सा, इतनी मारकाट। मुझे पता है तुमने बहुत झेला है, बहुत सहा है, मुझसे कहीं कहीं ज्यादा। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि इस राज के बारे में मैं इतने दिन चुप बैठी। सही बात तो ये होती कि अगर मैं हिम्मत बांधती, आगे बढ़ती और पुलिस को सच सच बता देती। कहाँ से लाती इतनी हिम्मत आई? अपने आप को सजा मत दे। डर की सुई अच्छे अच्छों के होठ सिल देती है। साहब, गणेश भाई तो माधव सेठ के खासम खास थे। तुम लोगों को कभी खटका नहीं कि गणेश वर्कशॉप नहीं आ रहा है? 4 साल से नहीं आया। काफी खटका था साहब। मैंने तो गुरुदेव भाई से गणेश भाई के बारे में पूछा भी था। ये बड़े सोफे के लिए है, बहुत पतला रहेगा रे। अरे गुरुदेव भाई। हाँ बोल। वो अपने गणेश भाई है ना, वो काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। तेरे को बहुत याद आ रही है उसकी? जाना है उसके पास? नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। गणेश गया तेल लेने, तू अपने काम से काम रख। कट टू कट, समझा ना? जी भाई। और ये श्रीनाथ महापसेकर? उनकी तो माधव सेठ से पुरानी दोस्ती थी। उनका तो अक्सर वर्कशॉप पे आना जाना लगा ही रहता था। सर, ये श्रीनाथ मापसेकर पैसा उधार पर देता था। हो सकता है पैसे को लेके दोस्तों के बीच में कुछ गड़बड़ी हुई हो। होने को हो सकता है, लेकिन श्रीनाथ की बेटी सुनीता, उससे क्या दुश्मनी हुई हो? एक बात बोलूं साहब, ये जो गणेश भाई थे ना, सुनीता से शादी के बाद माधव सेठ के घर पे ही रहते थे। शीला जी ने ये बात हमें बताई नहीं, आखिर क्यों? वैभवी की मां और माधव की पत्नी शीला घोरपड़े अब भी पुलिस से कुछ बातें छुपा रही थी। उसने ना तो वैभवी और ना ही पुलिस को ये अहम डिटेल दी थी कि गणेश मर्डर्स के पहले उनके ही घर में रह रहा था। पुलिस को अब शक होने लगा था कि शीला घोरपड़े माधव घोरपड़े के बारे में शायद काफी कुछ जानती है, जिससे वो अब तक इनकार करती आई है। शीला जी, सच बताइए, आपको पता था ना कि आपके पति माधव ने सुनीता और उसके पिता श्रीनाथ को पहले मार डाला और उसके बाद गणेश को? नहीं मालूम था। क्या आपको यह भी नहीं मालूम था कि शादी के बाद गणेश और सुनीता आप ही के घर पे रह रहे थे? आप ये भी नहीं जानती थी कि श्रीनाथ को यह जोड़ी नामंजूर थी?
ये गणेश, आती है। बेटा सुनीता तू पढ़िए। ये सब क्या है जी? क्या है? अरे कौन है पूछो, कौन? ये देख, ये गणेश, तू इसे जानती है। और ये सुनीता, श्रीनाथ की बेटी, तू इसे भी जानती है। अब ये जान ले, इन दोनों की शादी हो गई है और अब ये हमारे घर में रहेंगे। ये हमारे घर में क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, समझ गई? आज से ऊपर के कमरे में ये दोनों रहेंगे। ये सुनीता, गणेश तू बने। ये काकू, ये मेरे कुछ जेवर हैं और ये जेवर मैं आपके पास रखना चाहती हूँ। क्या आप अपने लॉकर में रख देंगी प्लीज़? हाँ। सुनीता, तू हमारे घर रह रही है, तेरे आई बाबा को पता है? नहीं काकू, नहीं जानते। तो ये गलत है ना? पर काकू, वो लोग मुझे गणेश से शादी ही नहीं करने देते। तो तूने गणेश से शादी क्यों की? प्यार करती हूँ। प्यार करने वाले नजर नहीं चुराते। किसी बेवकूफ बना रही हो? मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ काकू, सच्ची काकू। प्यार और व्यभिचार छिपाए नहीं छिपता। सारी दुनिया सच जानती है और गणेश को भी ये पता होगा। शीला जी, क्या था ये सच? सुनीता और गणेश की शादी क्यों हुई थी? मेरे पति माधव और सुनीता के बीच संबंध था, अफेयर था। ये शर्मनाक बात मैं वैभवी को कभी नहीं बता पाई, ना आप लोगों को। ये अवैध संबंध चालू रखने के लिए ही मेरे पति ने गणेश को सुनीता का पति बनाया, सिर्फ नाम के लिए, और उन दोनों को इसी घर में ठहराया। जो बेशर्मियां हो रही थी, गंदगी हो रही थी, मेरे आंखों के और कानों के सामने हो रही थी। श्रीनाथ भाऊ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सुनीता और गणेश को उन्हीं के दोस्त माधव घोरपड़े ने पनाह दी, तो वो काफी बिगड़ गए। माधव कहाँ है? मेरी बेटी सुनीता कहाँ है? एक तो मेरी बेटी ने मेरे पीठ में छुरा घोपा, ऊपर से माधव तूने भी। काय श्रीनाथ, कायपन बोलो नको। देख, तेरी बेटी तकलीफ में थी, वो मेरे पास आकर आंसू बहाने लगी, तो मुझसे देखा नहीं गया यार। मैंने सोचा कि जब तक तेरा दिमाग ठंडा नहीं हो जाता, वो यहीं मेरे पास मेरे घर में रहेगी। अगर तेरी बेटी है यार। खोटा बोलते सू, सरासर झूठ है ये। अरे तुझे अच्छी तरह से पता है, तेरा ये नौकर गणेश मेरी बेटी को गुमराह कर रहा है, उसे फांस रहा है। तो उसे बचाने के बजाय तूने आग में तेल डाल दिया। ये सब तेरा किया कराया है। अरे तूने इन दोनों की शादी करवाई। नहीं श्रीनाथ, ऐसी बात नहीं है। मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। सुनीता चल घर चल। नहीं बाबा, जहाँ मेरे पति कहेंगे वही मैं रहूंगी, इनके साथ, हमेशा इन्हीं के साथ। देखिए श्रीनाथ जी, अगर आपको अपनाना है तो हम दोनों को अपनाइए, नहीं तो दोनों को नहीं। माधव, तुझे इस गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कोई गद्दारी की नहीं है श्रीनाथ। मुझे मेरे 5 लाख अभी के अभी चाहिए। देख श्रीनाथ, तो धंधे और घरेलू मामले को अलग अलग रख यार। अरे तेल लगाने गया है तेरा धंधा रे, मेरे घर को जलाकर फूक रहा है तू, और मुझे सिखा रहा है क्या करना क्या नहीं करना। ये देख, कल सुबह तक 5 पेटी मेरे घर पे नहीं पहुंची तो मैं पुलिस लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगा, समझा? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। उस दिन के बाद श्रीनाथ भाऊ को ना कभी मैंने देखा, ना उनके बारे में कुछ सुना। दूसरे दिन वो पैसे वसूलने नहीं आए? नहीं आए, लेकिन उसके 2 दिन बाद जब मैंने पहली बार खुदाई का काम देखा, तो मेरे पति ने उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। सुनिए जी, घर के पिछवाड़े में क्या हो रहा है? तेरे काम की बात नहीं है, अपने आँख कान मुंह तीनों बंद रख। लेकिन जब सुनीता गायब हुई तब भी आपने उनसे कोई सवाल नहीं किया? नहीं, पहले तो मुझे लगा सुनीता अपने आई बाबा के घर वापस चली गई है। गणेश, क्या हम कल मेरे आई बाबा से मिलने जा सकते हैं? बस एक बार हो आते। देखो सुनीता, कोई फायदा नहीं, तुम्हारे बाबा हमें अपना आशीर्वाद कभी नहीं देंगे। गणेश, मुझे मेरे बाबा की बहुत फिक्र हो रही है। वो यहाँ पैसे वापस लेने आने वाले थे, पर अभी तक नहीं आए। मेरा तो जी ही घबरा रहा है, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ है। आपको कैसे पता? वो मैं उनसे मिला था, मैंने उनके पैसे वापस लौटा दिए। वो अब तुम दोनों की जिंदगी में कभी दखल नहीं देते। फिर भी गणेश, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आई की भी बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है गणेश, घेऊन जा रे हिला।
माँ बाप से मिलवा दे, इसका दिल बहल जाएगा। ठीक है, खुश? दूसरे ही दिन गणेश और सुनीता यहाँ से निकल गए। बस उसके बाद कभी नहीं लौटे। और फिर घर का पिछवाड़ा एक और बार खोदा गया। हो शीला जी, श्रीनाथ महापसेकर आपके पति को धमकाकर गए और फिर कभी नहीं लौटे। सुनीता और गणेश सुनीता के घर के लिए निकले और कभी वापस नहीं आए। एक बार भी आपको अटपटा नहीं लगा? अटपटी तो मेरी सारी जिंदगी थी इंस्पेक्टर। जब से वैभवी के बाबा के साथ मेरी शादी हुई, तब से उनका अटपटा गुस्सा, उनकी अटपटी हरकतें देखते आई। वो कभी किसी को शांति से जीने नहीं देते। डर तो मुझे भी लग रहा था कि श्रीनाथ भाऊ और सुनीता के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन ये हुआ होगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। और फिर एक दिन, अरे शीला, वो सुनीता ने तेरे पास गहने रखने को दिए थे क्या? हाँ दिए थे। जा लेके आ। वो सुनीता कहाँ है? जितना बोला उतना कर, समझे ना? जा गहने ले आ। वो सुनीता और गणेश को एक नई जगह मिल गई है, वो लोग अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब जा लेके आ। दूसरे दिन फिर से खुदाई हुई। इस बार इनके साथ कारखाने का गुरुदेव था। फिर रात को मैंने देखा मेरे पति और गुरुदेव एक लाश को दफन कर रहे थे। तब से मैंने गणेश को कभी नहीं देखा। शीला जी, आपके पति ने शायद आपको डरा के रखा था। उनकी मुट्ठी में आप बेबस थीं शायद, लेकिन कानून की नजरों में आप गुनहगार हैं। आप इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। मर्डर्स के बारे में जानते हुए भी आप चुप रहे हैं। अरेस्ट तो आपको करना ही होगा। ये क्या बात हुई सर? अगर आई ने मुझे नहीं बताया होता तो ये सच कभी सबके सामने नहीं आता। और आप मेरे बाबा को नहीं जानते, वो मेरी आई को बहुत डरा कर रखते हैं। वैभवी, तुम भी तो डर कर अगले 4 साल तक चुप बैठ सकती थी। तुम पर भी उतना ही दबाव, उतना ही डर था अपने बाबा का, लेकिन नहीं, तुमने बहादुरी दिखाई। 3 कत्लों का पर्दाफाश किया, वही 3 कत्ल जो तुम्हारी आई ने 4 साल तक छुपा के रखे। अरेस्ट तो इन्हें करना ही होगा। अरेस्ट करो। मेरी आई ने कुछ नहीं किया है। आई ने कुछ नहीं किया। आई बेकसूर है। आई को छोड़ दो। वैभवी प्लीज। आई ने कुछ नहीं किया। आई बेकसूर है। रमेश, आई ने कुछ नहीं किया। आई के ले आएंगे, हम ले आएंगे। शांत हो जाओ। एक खौफनाक हत्याकांड और इस संगीन जुर्म को छुपाने के खौफनाक तरीके। अब कोई संदेह नहीं था कि 3-3 मर्डर्स हुए थे। अब भी कुछ गड़े मुर्दे उखड़ने बाकी थे। दोनों मुख्य आरोपी अब तक फरार थे। नहीं सर, ऐसी वैसी कोई भी मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। 3 दिनों से ना माधव आया यहाँ पर, ना गुरुदेव, और कोई कॉल्स भी नहीं हुए हैं यहाँ से। घनश्याम, विजिल ढीला मत छोड़ना। कभी ना कभी धंधे पर लौटना पड़ेगा उन्हें। कब तक दूर रह सकते हैं? हाँ, चलते हो। सर, सोफा यूनिट के सप्लायर से भी पूछताछ की। उन शोरूम्स में भी गया जहां उसका फिनिश माल बिकता है। कहीं कुछ पता नहीं चला सर। लगता है ये माधव हवा हो गया सर। माधव सेठ, शीला वहिनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुनने में आया उन्हें आपके घर के पिछवाड़े से कंकाल मिले हैं। बहुत पुलिस है सेठ उधर। कारखाने में पुलिस है, मेरे घर पे भी पुलिस है। मतलब पंबू सेठ। मेरी बेटी ने धोखा दे दिया गुरुदेव। लेकिन सेठ, उन्हें आपके घर के पिछवाड़े से 3 कंकाल कैसे मिले? हमने तो एक को ही मारा ना। इसकी चिंता करने के लिए फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि पुलिस के चंगुल से कैसे बचा जाए। बच के जाएंगे कहाँ सेठ? मेरी बीवी है वहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा और करूँगा क्या सेठ? देख गुरुदेव, इस मर्डर केस में तू भी उतना ही शामिल है जितना कि मैं। अगर वापस गए ना, 14 साल की जेल होगी, तब तेरे बीवी बच्चों क्या होगा? हाँ, और हाँ, एक बात अपने भेजे में अच्छे तरीके से घुसेड़ ले।
अगर मेरे साथ गद्दारी करने की सोचेगा ना तो एक और कब्र खोदने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तेरी कब्र। कंकाल बुरी हालत में है कुमुद जी, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम पूरा जोर लगाए हुए है। आप पूरे दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो कंकाल मेरे पति और मेरी बेटी का ही है? आप 4 साल तक बिना कंप्लेंट किए पूरे दावे के साथ चुप बैठी रही, एक कंप्लेंट तक नहीं की। शीला जी सब कुछ जानकर 4 साल तक चुप रही। अब जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनके पति माधव घोरपड़े ने जिन 3 लोगों का कत्ल किया उनमें आपकी बेटी और आपके पति भी थे, और माधव के एम्प्लॉय गणेश भी। और जिस तरह से तीनों एकदम से गायब हुए हैं, हमें पूरा शक है कि ये तीनों कंकाल उन्हीं के हैं। सर, माधव और गुरुदेव के पोस्टर हर जगह लगा दिए हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मार्केट, सभी जगह, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है सर। पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठे हैं साले। 4 साल तक 3 कब्रों पर बैठे रहे, अब खुद भी जमीन के अंदर कहीं खो गए हैं। सर, मैंने शीला जी से पूछा था, उनका कोई रिश्तेदार वगैरह है कोई? हाँ सर, एक भाई है नासिक में, पुलिस पार्टी भेजी थी वहाँ पे, लेकिन माधव उधर नहीं आया। एक हवलदार लगा दिया मैंने उधर। गुड। रत्नागिरी का टिकट लेना, फर्स्ट क्लास की लाना। जी सर। और हाँ, स्टेशन के बाहर किसी एजेंट को पकड़ना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है वरना फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेशन के अंदर वांटेड लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती हैं। ठीक है सर। और उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहाँ जाऊँ? किधर भी चले जाना, बस टैक्सी पकड़ के किसी भी गर्दी वाले इलाके में चाय पीना, टाइम पास करना। माधव सेठ, हम दोनों के पास मोबाइल भी नहीं है। होटल का लैंडलाइन नंबर है ना तेरे पास? बिल्कुल ज़रूरी लगे तो ही फ़ोन करना, वो भी संभाल के, ठीक है? अब जा, टिकट ला। ठीक है सर। साहब, मेरे को मालूम है हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। साहब, मेरी वाट माधव सेठ के कारण लगी है। साहब दया करो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, दया करो साहब, दया करो साहब। पहले बता तेरा माधव सेठ कहाँ है? बिना कोई भी सवाल पूछे अभी के अभी तुझे ठोक कर यहीं गाड़ने का मूड है, लेकिन ड्यूटी मूड नहीं देखती। घसीट के ले चलो इसे। चल चल। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैं सिर्फ गणेश के खून में ही शामिल था। मुझे बाकी के दोनों खून के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। माधव घोरपड़े, तेरे घर के पिछवाड़े में सालों से काफी कुछ दफन रहा है। अब वक्त आ गया है सब कुछ बाहर निकालने का। एक, तेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। बोलेगा नहीं तो जिंदा गाड़ के बुलवाएंगे तेरे से, समझा क्या? हाँ बोल माधव, पैसे रेडी है? अरे श्रीनाथ, शांत हो जा भाई। देख, मैंने सुनीता की मदद सिर्फ इसलिए करी क्योंकि वो तेरी बेटी है। तू मुझे शेंडी लगा रहा है क्या? हाँ? ये देख, इसमें तेरा ही कुछ गेम है। अब इसमें मेरा क्या गेम हो सकता है भाई? तू ही जाने। अरे मेरी बेटी सुनीता घर से भागती है और मुझे भनक तक नहीं लगती। किसके साथ भागी, क्यों भागी, कैसे भागी? और जब पता चलता है तो ये कि वो कुत्ता गणेश तेरा आदमी था, और ऊपर से ये भी पता चलता है कि तू ही इन दोनों का गॉडफादर बना है। तू क्या मेरे को येड़ा समझा कह रहे? हाँ? देख श्रीनाथ, इस वक्त तेरा दिमाग गर्म है। ऐसा करते हैं, आराम से बैठकर मिलकर बातें करते हैं। तेरे को बात ही करनी होती ना तो तब फोन करता जब मेरी बेटी सुनीता तेरे घर आई थी। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है तेरे से। 1 घंटे के अंदर मैं तेरे कारखाने पर पहुंच रहा हूँ। मुझे मेरे 5 लाख मेरे हाथ में चाहिए, नहीं तो तू गया जेल में, समझा ना? अरे श्रीनाथ, हेलो हेलो। गणेश, इकड़े आया सेठ। इस पागल श्रीनाथ के दिन भर गए लगता है।
ये मेरे, तेरे और सुनीता के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो फिर करना क्या होगा सेठ? सारे वर्कर्स को आधे दिन की छुट्टी बोल दे, अभी के अभी। और फिर श्रीनाथ की छुट्टी कर देंगे पूरी जिंदगी के लिए। अरे श्रीनाथ, आजा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। माधव, पैसे कहाँ हैं? अरे यहीं पे हैं, आजा। किधर है? अरे इधर ही है, तो आ तो सही, आजा। किधर है? ये देख इधर, आजा। इधर? अरे इधर तो पूरा सामान ही सामान दिख रहा है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मेरे साथ गेम मत खेल। गेम के लिए तेरे पास टाइम ही का बचा श्रीनाथ, क्योंकि अब मेरी हट गई है। सेठ, अब इसकी लाशें क्या करेंगे? यहीं कहीं सोफे के नीचे रख दे, बाद में दफना देंगे। अरे लेकिन दफनाएंगे कहाँ? तूने श्रीनाथ को मार डाला क्योंकि तू उसके पैसे नहीं लौटाना चाहता था। फिर तूने सुनीता को मार डाला क्योंकि तू नहीं चाहता था कि वो जान जाए कि उसके पिताजी गायब हैं। गणेश, मुझे मेरे बाबा की बहुत फिक्र हो रही है। वो यहाँ पैसे वापस लेने आने वाले थे, पर अभी तक नहीं आए। मेरा तो जी ही घबरा रहा है, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। गणेश, घेऊन जा लेला, माँ बाप से मिलवा दे, उसका दिल बहल जाएगा। ठीक है, खुश? देख गणेश, अगर सुनीता अपने बाप के घर गई ना तो हमारी पोल खुल जाएगी। वो बहुत शानी है, अपनी माँ के जैसी नहीं है। वो ये नहीं मानेगी कि श्रीनाथ अपने रखेल के साथ भाग गया करके। वो चूंचा करेगी और अपनी गर्दन फंसेगी, मेरी और तेरी भी। तो फिर अब ये सुनीता को रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत जिद्दी है वो। लेकिन रोकना तो पड़ेगा सेठ, और मैं तो रोकूंगा। अच्छा है, तू मेरे जैसा सोच रहा है, लेकिन सिर्फ रोकने से काम नहीं चलेगा, उसे शांत भी करना पड़ेगा। देख, तू कल सुबह उसे घर से लेकर निकल जा। उससे कहना कि उसे उसके बाप के घर ले जा रहा है करके, और सीधे कारखाने लेकर आ जा। इसका मतलब कल कारखाने में सबकी आधे दिन की छुट्टी? तो वाकई बहुत शाना होता जा रहा है रे, हैं? लवकर करा, याद मतली माती तरी काढा। साहब, मुझे इन दोनों खून के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था साहब। बस माधव सेठ ने कहा गणेश को ठिकाने लगाना है, और मेरी उससे पुरानी खुन्नस भी थी। खून करने जितनी खुन्नस? साहब, वो हमेशा नीचा दिखाता था, रौब जमाता था। और ये बात तुम्हारे इस चालाक माधव सेठ को पता थी। तुम्हारा फायदा उठाया इसने और तुम्हें पता तक नहीं चला। सेठ, सेठ मुझे बात करनी है। बोल। सेठ, मुझे नौकरी छोड़नी है। क्यों रे? क्योंकि आपने इस्तेमाल किया मेरा। कैसे? आपने सुनीता का भी इस्तेमाल किया अपनी भूख मिटाने के लिए। मैंने तो प्यार किया था उससे, सच्चा प्यार, लेकिन आपने मेरी शादी कराई उससे ज़बरदस्ती, ताकि आपका ही मस्ती मारना चलता रहे। देख गणेश, ये पुरानी बात है, इस पर मिट्टी डाला। दो लाशों पर मिट्टी डलवा चुके हैं आप। मेरा फ़ायदा उठाया आपने। अरे दो मर्डर किए मैंने, और दोनों बेकसूर थे। गणेश, तू गलत सोच रहा है, और उससे भी ज़्यादा तू गलत बोल रहा है। आप कुछ भी बोलो सेठ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत गंदा महसूस हो रहा है। दो जाने लिए मैंने। ठीक है, निकल जा तू, और मुंह मत दिखाना मुझे अपना। सेठ, मेरे को नया काम शुरू करना है। तो जा ना। वो
सुनीता के कुछ गहने हैं जो उसने भाभी को रखने के लिए दिए थे। आप मुझे वो दे दो, मैं लेकर चला जाऊंगा, फिर कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। जाकर कहीं प्रायश्चित करूंगा। ठीक है गणेश, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अब जो तेरे अंदर से आवाज़ आ रही है उसे तो भगवान भी नहीं रोक सकता। ऐसा करता हूँ, मैं कल तुझे जेवर ला के दे देता हूँ, तू निकल जा कहीं भी, काशी मथुरा, खूब प्रायश्चित कर। ठीक है? ठीक है सेठ, मैं कल के कल निकल जाऊंगा जेवर लेकर यहाँ से। ठीक है, कल आ। वो सुनीता कहाँ है? जितना बोला उतना कर, समझी ना? जा गहने ले आ। देख गुरुदेव, मुझे मालूम है गणेश तुझे खटकता है, तो उसकी जगह लेना चाहता है। नहीं सेठ, जगह वगह नहीं लेना चाहता, बस उसका बर्ताव पसंद नहीं है। अरे बर्ताव तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। पर एक बात दिल से बोलूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरा दाहिना हाथ बने। देख, मेरा कोई बेटा तो है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब कौन संभालेगा? तू ही तो है ना? मुझे अपना बाप मानता है ना? हाँ सेठ। तो बाप का एक छोटा काम करना पड़ेगा तेरे को, वो बिना सवाल किए। करेगा ना? करूँगा सेठ। तो आज चल। सेठ, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों रे? वो आपने सबको छुट्टी दे दी, तो पहले 2 बार जब आपने छुट्टी दी तो 2 लाशें बिछाई। तो तुझे क्या लगता है आज मैं तुझे मार डालूंगा? हाँ सेठ। सच बोलूं, जो तुझे लगता है ना वो बिल्कुल सही है। क्या? माधव घोर पड़े, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है, बीमार हो तुम। तुम्हारे जैसे क्रिमिनल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ले जाओ इन्हें। चलो तो चल। हेलो व्यूअर्स, हमारे एक और एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जिसका नाम है दिल से बोल। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड ने धमाका मचा दिया था। हमारा शो कोई क्राइम शो नहीं है, बस महज एक इत्तेफाक है कि हमारी एक कंटेस्टेंट वैभवी गौरपड़े ने अपने पिता के हाथों किए हुए 3 मर्डर्स का खुलासा किया। इसी के चलते पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है और इस केस की बाकी छानबीन भी जारी है। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है रौनक अग्रवाल और काजल अग्रवाल। भाई, मुझे माफ कर दे, तेरी ये हालत मेरे कारण हुई है। नहीं गो, तेरे कारण सिर्फ अच्छा हुआ है। मुझे यहाँ हिम्मत मिलेगी कि मैं तेरे जैसी बनूं। तूने बहुत बहादुरी का काम किया है बेटा। मैं तो बस चलती रही, लेकिन तूने मुझे और उन सारी औरतों को एक राह दिखाई है जो डर कर जीती है। तो सही है बेटा। काश मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ कर पाता वैभवी, पर कानून कानून है। उन्होंने एक जुर्म को छुपाया है, सजा तो उन्हें होनी ही थी। मैं समझती हूँ सर, लेकिन मैं और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम पर गर्व करता है। तुमने एक नई मिसाल कायम की है। इस वक्त इस केस की एक एफआईआर लॉन्च की गई है। माधव घोरपड़े और गुरुदेव पर आईपीसी का सेक्शन 302 लागू किया गया है, जो कि हत्या का चार्ज है। साथ ही दफा 120 बी और 201 भी लागू हुई है, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने के लिए है।
यही सेक्शंस शीला घोरपड़े पर भी लागू हुए हैं। वैभवी अब अपने पति रमेश और उसके माता पिता के साथ रहती है। एक तरफ हम 20 वर्षीय वैभवी की बहादुरी की सराहना करते हैं कि उसने 4 साल पहले हुए मर्डर्स का खुलासा किया जो कि उसके अपने पिता ने किए थे। किसी भी मापदंड से ये एक बेटी के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ हम शॉक्ड हैं श्रीमती कुमुद मापसेकर के बर्ताव से, जिन्होंने 4 साल तक अपने पति और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई, ये सोचकर कि वो दोनों घर से कहीं भाग गए हैं। तो फिर घर में बचा कौन था? क्या बचा था उनके बिना? लेकिन इससे भी बड़ा शौक ये है कि एक आदमी 3 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करता है और फिर लाशों को घर के पिछवाड़े पेड़ पौधों की तरह गाड़ देता है और ऐसे जिंदगी बसर करता है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी पत्नी भी चुप रहती है, जो कि अपने आप में एक संगीन जुर्म है। वो सिर्फ तब राज खोलती है जब उसे अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में दिखाई देती है। अगर वैभवी रमेश के साथ भागी नहीं होती तो शायद हम आपको ये एपिसोड ही नहीं दिखा रहे होते, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बेहद कम थे। सालों से इस प्रोग्राम के मंच से हम ये कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे कि क्राइम नेवर पेज। जुर्म को जितना भी दफना दो, लेकिन कभी ना कभी सच का तूफान आता ही है और गड़े मुर्दे उठकर न्याय मांगते हैं।